अच्छा सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो हेडिंग लिखो, परपेचुइटी, परपेचुइटी। ठीक है, ये हेडिंग लिख के थोड़ी देर के लिए कॉपी बंद करो, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, पहले उनको सुन लेते हैं। ये सारा क्लास 11 में आप लोगों को मिला हुआ है, भी जो भी होगा मैं रिपीट ही करूंगा आप लोग के लिए, तो थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। कुछ अगर डाउट वाउट रहे तो पूछ लेना, ठीक है। क्लास 11 का एक चैप्टर था जिसका नाम था एनयूटी। क्या नाम था बताओ? एनयूटी। उसी को थोड़ा रिकॉल एंड रिवाइज करें। तो सबसे पहले एनयूटी का डेफिनेशन सब जो है वो सब बात करते हैं। कुछ अगर याद है आप लोगों को तो बताओ, एनयूटी क्या चीज को बोलते थे? एनयूटी 10 मिनट का डिस्कशन है बस, उसके अंदर फिर परपेचुइटी पे चले जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एनयूटी, अगर याद है तो? हंस रहा है ये। आप मन में सोच रहे कि यही वो चैप्टर था जो मैंने नहीं पढ़ा था, ऐसा क्या? ठीक है, एनयूटी का मीनिंग देखना, ध्यान से सुनना। एन्युटी का मतलब कोई भी ऐसा पेमेंट जो आप रेगुलर इंटरवल में इक्वल अमाउंट का करते हो, उसको बोला जाएगा एन्युटी। सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है, मान लीजिए कि अगर आपके पास में पोस्टपेड कनेक्शन है तो आपके मोबाइल का बिल, उसका रेंटल काइंड ऑफ फिक्स जैसा ही होता है कि इतना रेंटल मेरे को देना है, और हर महीने वो आता है। सिमिलरली मान लो कि अगर आप प्रीपेड सिम कार्ड यूज करते हो तो आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद में, चाहे 28 डेज हो, चाहे मान लो कि 3 महीना हो, चाहे 84 डेज हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर बार बार आप, सबका फिर प्लान भी डिसाइडेड रहता है कि अगर आपको 1.5 जीबी वाला चाहिए तो आप इतना इतना ही पेमेंट करेंगे, 2 जीबी वाला चाहिए तो इतना इतना ही पेमेंट करेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया एन्युटी का। फिर आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो कि आप रेंटेड हाउस में रहते हो, ठीक है, ये आप सपोज लॉर्ड, आपके पास में अपना एक, तो आपने रेंट पे दे रखा है। तो अगर आप मान लो कि टेनेंट हो तो हर महीना आपको वही 1 तारीख 2 तारीख के आसपास आपको जो है वो रेंट पे करना है। और अगर मान लो कि लैंड लॉर्ड हो तो उतना ही पैसा आपके पास में आएगा। तो कोई भी इस टाइप का ट्रांजेक्शन जो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में बार बार रिपीट करता रहे, और रिपीटेशन के टाइम पर जो अमाउंट इन्वॉल्व हो उसके अंदर में फाइनेंशियली, वो अमाउंट जो है वो सेम रहना चाहिए, उस टाइप के ट्रांजेक्शन को इन जनरल बोला जाता है एनयूटी। अब इसके अंदर में जितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन होगा उस अमाउंट का नाम होता है पीरियोडिक पेमेंट। क्या नाम होता है बताओ? पीरियोडिक पेमेंट। दो कंजिक्यूटिव पेमेंट के बीच में जो गैप होगा उसको बोला जाता है क्या? कुछ अगर याद है तो? टाइम गैप। चलो यहाँ देख लो, क्या पता वर्ड्स आप लोगों को याद आ जाए थोड़ा थोड़ा। पेमेंट पीरियड या फिर पेमेंट इंटरवल, ठीक है। और उसके बाद में सपोज करो कि एकदम शुरू से लेके एंड तक, सपोज करो कि आप एक रेंटेड हाउस में रहना स्टार्ट किए और उस हाउस में आप लोग 5 साल तक रहे, तो 5 साल तक रहने के बाद आप घर चेंज कर लेंगे तो वो एन्युटी एक टाइप से खत्म हो जाएगा। तो जो ये 5 साल का पीरियड है जिसमें आप हर महीना मान लो कि रेंट पे कर रहे थे, उस पीरियड को क्या बोला जाएगा? टर्म। हाँ, कहीं कहीं से मुंह से निकल रहा है टर्म, करेक्ट है वो, टर्म ऑफ द एन्युटी। तो 3 वर्ड मैंने बेसिकली आपको समझाया, एक हो गया पीरियोडिक पेमेंट, दूसरा क्या हो गया पेमेंट पीरियड या फिर पेमेंट इंटरवल, तीसरा क्या हो गया बताओ? टर्म। और एन्युटी का ओवरऑल मतलब क्या हो गया? अ सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स ऑफ फिक्स्ड सम ऑफ मनी मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट? एन्युटी। चलेगा मेरे ख्याल? आगे बढ़ सकते हैं यहां से। फिर उसके बाद में देखो टाइप्स ऑफ एन्युटीज, अगला हेडिंग। टाइप्स ऑफ एन्युटीज में क्या है कि दो टाइप का एन्युटी होता है, मतलब दो टाइप भी नहीं होता है, दो बेस है जिसके बेसिस पर आप क्लासिफाई कर सकते। एक हो गया उनके टर्म्स के बिहाफ पे आप क्लासिफाई कर सकते हो, और दूसरा है कि बेसिस ऑफ पेमेंट इंटरवल। एक्चुअली ये पेमेंट इंटरवल नहीं होना चाहिए, पेमेंट पॉइंट होना चाहिए। एक हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट देयर टर्म्स, कि कितने टाइम तक ओवरऑल वो वाला एन्युटी रन करे, और दूसरा हो गया कि आपने पेमेंट कौन से टाइम पर करा है इसके बिहाफ। अगर सपोज करो कि टर्म के बेसिस पर आप क्लासिफाई करना चाहो तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन्युटी। पहला एन्युटी हो गया एन्युटी सर्टेन। क्या नाम बोला बताओ? एन्युटी सर्टेन। एन्युटी सर्टेन सपोज करो कि आप जैसे एक स्कूल में मान लो कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का पढ़ाई कर, अब वो स्कूल का जो फीस है उसको आप बोल सकते हो कि वो एन्युटी है, आपको हर इक्वल इंटरवल में देना होता है, और आपको ये भी पता है कि 10 साल के बाद में आप वो स्कूल छोड़ दो, तो वो जो एन्युटी है वो आपके लाइफ में 10 साल के लिए रन करेगा, ये आपको डे 1 पे पता है। ये अगर 12 तक कंटिन्यू करते हो तो 12 साल के लिए रन करेगा, ये आपको डे 1 पे पता है। इस टाइप के एन्युटी को बोला जाएगा एन्युटी सर्टेन। क्या बोलेंगे बताओ? एन्युटी सर्टेन। दूसरा हो गया आपके एन्युटी कंटिंजेंट। एन्युटी कंटिंजेंट हो गया, सपोज करो कि आप एक रेंटेड हाउस में रहना स्टार्ट करो। अब आपका प्लान था कि आप 7 साल 8 साल की सेविंग करके फिर क्या कि अपने घर में मूव ऑन करो। सडनली सपोज करो कि आपके पास में कहीं से बहुत पैसा आ गया,
या सपोज करो कि आपका रिक्वायरमेंट बढ़ गया, आप पहले मान लो कि 3 BHK में रह रहे थे, अब आपको 2 रूम और चाहिए, तब सडनली उस रूम को छोड़ दोगे। इस चीज के अंदर में आप उस फ्लैट को कब छोड़ोगे या मान लो कि उस शॉप को कब छोड़ोगे, इस चीज का तो कुछ फिक्सेशन नहीं कह सकते हम कि पक्का इतने साल तक हम उसको रन करेंगे ही करेंगे। तो ये जो चीज है जिसमें आप एब्रप्टली उस एन्युटी को बंद कर सकते हो, उसको बोला जाता है एन्युटी कंटिंजेंट। क्या बोलते हैं बताओ? एन्युटी कंटिंजेंट। और उसके बाद में एक और एन्युटी हो गया जो मान लो कि साल दर साल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी खत्म ही नहीं हो, उसको बोला जाता है परपेचुअल एन्युटी या फिर परपेचुइटी। परपेचुअल एन्युटी या परपेचुइटी का आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो कि आपके पास में किसी एक बहुत अच्छे कंपनी का शेयर है, सपोज करें कि आपके पास में एप्पल का शेयर या मान लो कि मेटा का शेयर, तो आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये बात पक्का है कि उस शेयर से जो डिविडेंड आपको आता रहेगा। ये सपोज करें कि आपका एक बहुत ही प्राइम लोकेशन में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, आपने बिल्डिंग बिल्डिंग बना दिया उसके ऊपर, रेंट पे दे दिया उसको, तो जब तक आप जीवित हैं तब तक तो उससे पैसा आपके पास में आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। तो इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन है, जो जनरली माना जाता है कि जाके किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बंद नहीं होगा, उसको बोला जाता है परपेचुअल एन्युटी या फिर परपेचुअल। क्लियर मेरे ख्याल में? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, 3 टाइप का एन्युटी का नाम बताओ फिर से। एन्युटी सर्टेन, दूसरा कंटिंजेंट, तीसरा परपेचुअल एन्युटी। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट इंटरवल नहीं होना चाहिए था, पेमेंट पॉइंट होना चाहिए। इसमें आप सिंपल वर्ड्स के हिसाब से 2 वर्ड याद रखें। पहला हो गया आपका पोस्टपेड कनेक्शन और दूसरा हो गया आपका प्रीपेड कनेक्शन। पहला क्या हो गया बताओ? पोस्टपेड कनेक्शन। पोस्टपेड कनेक्शन में पेमेंट कब होता है? आफ्टर द पीरियड एंड्स। और प्रीपेड कनेक्शन में पेमेंट कब होता है? इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है ना? तो आफ्टर वाला जो है उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी एन्युटी या फिर एन्युटी इमीडिएट या फिर रेगुलर एन्युटी। आप मोस्टली ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड याद रखने का ट्राई करना। ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब पोस्टपेड कनेक्शन, रेगुलर एन्युटी मतलब पोस्टपेड कनेक्शन। और दूसरा हो गया प्रीपेड। प्रीपेड वाले में आ गया आपका एन्युटी ड्यू। क्या आ गया बताओ? एन्युटी ड्यू। रिपीट करो, क्या आ गया बताओ? एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब क्या सोचो, क्या बताओ? प्रीपेड कनेक्शन। और रेगुलर एन्युटी या फिर ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या सोचना है आपको? पोस्टपेड कनेक्शन। चलेगा यहां तक? एक बार मुझे फटाफट रिवाइज करा दो, क्या क्या पढ़ लिया हमने। एन्युटी का मतलब रेगुलर इंटरवल पे फिक्स अमाउंट का पेमेंट अगर बार 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 कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? एन्युटी। फिर एन्युटी से रिलेटेड 3 टर्म था। पहला क्या था? पीरियोडिक पेमेंट। उसका मतलब जितना अमाउंट का पेमेंट इन्वॉल्व है उसको क्या बोलना है बताओ? पीरियोडिक पेमेंट। फिर था पेमेंट इंटरवल। उसका मतलब 2 ट्रांजेक्शन के बीच में जो टाइम गैप मिलेगा वो हो गया आपका पीरियड इंटरवल। ठीक है, ये पेमेंट इंटरवल आप बोल। सेकेंड था आपका कि ओवरऑल एन्युटी जितने समय के लिए रन करेगा उसको क्या बोलना है बताओ? टर्म ऑफ द एन्युटी। चलेगा? फिर एन्युटी के आप अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला बेसिस क्या था बताओ? कि ओवरऑल कितने टर्म के लिए वो रन करेगा। दूसरा बेसिस क्या था? कि आप पेमेंट कौन से पॉइंट पे कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या फिर एंड ऑफ द पीरियड। चलेगा? टर्म के बेसिस पर क्या क्या नाम बोला मैंने आपको? एन्युटी सर्टेन, एन्युटी कंटिंजेंट और परपेचुअल एन्युटी। एन्युटी सर्टेन का मतलब क्या था? जिसका स्टार्ट और एंड डेट दोनों अच्छे से फिक्स हो। कंटिंजेंट का मतलब क्या था? स्टार्ट तो कभी हो गया लेकिन खत्म एब्रप्टली कब हो जाएगा नहीं पता। परपेचुअल एन्युटी का मतलब क्या था? हाँ हाँ, जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है बताओ? परपेचुअल। करेंगे उसके बारे में बात। ठीक है, यहां तक सब कुछ। और पेमेंट कब कर रहे हो उसके बिहाफ पे क्या क्या था? ऑर्डिनरी एन्युटी या फिर रेगुलर एन्युटी विच बेसिकली मींस पोस्टपेड कनेक्शन। और दूसरा क्या है? एन्युटी ड्यू विच मींस प्रीपेड कनेक्शन। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या बोलते हैं बताओ? टाइम वैल्यू। इसमें टर्म आता है मनी और एक आएगा आगे चल के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। फ्यूचर वैल्यू के बारे में देखो पहले ऐसी इन जनरल बात कर लेते। सपोज करें कि आपके पास में आज 500 रुपए है या 1000 रुपए है। ठीक है, ये मान लो कि मैं यहीं का एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो कि आपके पास में 10,000 रुपए है। कितना रुपया बताओ? ये आज आपके हाथ में। और आप जाके मार्केट रिसर्च करते हो, आपको पता चलता है कि बेस्ट सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट जो है और मैक्सिमम रिटर्न जो दे सके वो 10% वाला है। आप 3 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर देते, तो 3 साल के बाद में आपकी ये आज के 10,000 रुपए का जो वैल्यूएशन है वो कहां पहुंच जाएगा? ये रहा कैलकुलेशन 13,310। तो इस 13,310 को आप बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years। मतलब 3 साल के बाद में इंटरेस्ट इंक्लूड करके आपके पैसे का जो वैल्यूएशन हो जाएगा उसी को बेसिकली क्या बोला जाता है बताओ? फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी। ये समझ में आया? क्लियर है मेरे ख्याल में ये वाला चीज? इसी तरीके से कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आता है जहां हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी जानने में इंटरेस्ट,
अब इसमें क्या है देखो, सपोज कि कोई आपको प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो आपको 13,310 रुपया देगा। आपको आज प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में 3 साल बाद हम तुमको कितना देगा बताओ, 13,310, 3 साल के बाद देगा। और आपको पता है कि मार्केट में जब आप जाके रिसर्च कर रहे हो तो आज आपको पता चल रहा है कि जो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सकता है सेफली, वो कितना है बताओ, 10%। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू का आइडिया क्या होगा देखो, कि ये जो पैसा आपको प्रॉमिस हुआ ये आज मिलेगा कि फ्यूचर में मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ये किसका वैल्यू है, अमाउंट का कि प्रिंसिपल का? ये अमाउंट हो गया एक तरीके से आप, ठीक है ना। और फिर आर पता है आपको, टी पता है, सॉल्व कर कुरा के आपको यहां से पी का आंसर मिल रहा है। और जो भी पी का आंसर निकलेगा वो बेसिकली क्या हो गया आपके लिए बताओ, प्रेजेंट वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि आज आपके हाथ में जो पैसा है उसको अगर आप कुछ टाइम के बाद में फिर से देखना चाहते हो तो उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। और फ्यूचर में जो अमाउंट आपको कमिट किया गया है, आपको प्रॉमिस किया गया है, वो पैसा यदि आप आज टच करना चाहते हो फिजिकली तो आपको उतना मिलेगा कि उससे कम मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में पैसा, आज का पैसा जो आपके हाथ में पड़ा हुआ है उसको फ्यूचर में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। और उस ज्यादा वाले पैसे को क्या बोलना है आपको, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। और फ्यूचर में अगर कोई अमाउंट आपको प्रॉमिस किया गया है एंड यू वांट टू एक्सेस दैट मनी टुडे, आप चाहते हैं कि नहीं फ्यूचर का हमको कोई भरोसा, हमको पैसा दे दो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों को ही मैं ऑनेस्टली बोलूं आपको तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है यही गवर्न करता है। फ्यूचर वैल्यू जब निकालना है तो आपके हाथ में जो पैसा है उसको प्रिंसिपल की जगह पे बैठा दो, फ्यूचर का अमाउंट आप निकाल लो। और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो आप जो फ्यूचर में प्रॉमिस्ड पैसा है उसको अमाउंट की जगह बैठा दो, सॉल्व करो कि आज के डेट का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार मैं फिर पूछूंगा, फ्यूचर वैल्यू का मतलब बताओ, आज का पैसा जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब फ्यूचर में मिलने वाला पैसा जिसको हम आज एक्सेस करना चाहें। और प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालोगे तो प्रॉमिस्ड फ्यूचर के पैसे से प्रेजेंट वैल्यू कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम, ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा। और एक खास बात है देखो कि आप हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए या फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मार्केट जाओगे, रिसर्च करोगे, मार्केट आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आज क्या प्रोवाइड करा रहा है। बट व्हेन यू आर यूजिंग दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू, तो यू विल से कि वी आर कंपाउंडिंग थिंग्स, वी आर कंपाउंडिंग थिंग्स। लेकिन जब आप सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज करोगे, देन यू विल यूज द लैंग्वेज की वी आर डिस्काउंटिंग थिंग्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा कि मार्केट जो आपको आज बेस्ट दे पा रहा है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू के टाइम पर इसे क्या बोलना है बताओ, कंपाउंडिंग। और प्रेजेंट वैल्यू के टाइम पर क्या बोलना है इसको बताओ, डिस्काउंट। यहां तक सारा बात समझ में आया? अब हम आ जाते हैं, ये एक बार आप इन सबको थोड़ा पढ़ भी लो ऐसे ही। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, इफ आई इन्वेस्ट मनी टुडे व्हाट विल इट बिकम इन द फ्यूचर, दिस बेसिकली दिस आइडिया इज कॉल्ड व्हाट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। एग्जांपल मैंने आपको दिखाई दिया कैलकुलेशन करने से ये बात। सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू का अंडरस्टैंडिंग है कि इफ आई रिसीव अ मनी इन द फ्यूचर व्हाट इज इट वर्थ टुडे, कि आज उसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा, और प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से क्या होगा, कम। ठीक है, उसके बाद में इस चीज को आप देख लो, सिंपल आइडिया है कि प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर में जाओगे और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट में आओगे। ये जब करोगे तो इसको क्या बोलना है बताओ, कंपाउंडिंग। और ये जब करोगे तो क्या बोलना है, डिस्काउंटिंग। जो रेट आप यूज करोगे वो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट में मिल पाने वाला बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो फॉरवर्ड का मतलब कंपाउंडिंग एंड इससे निकलेगा फ्यूचर वैल्यू, बैकवर्ड का मतलब डिस्काउंटिंग, उससे निकलेगा प्रेजेंट। उसके बाद में देखो, ये वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिंपल फॉर्मूला है जो हम पहले से जानते हैं। इसमें आप ए को रिप्लेस कर सकते हो किससे बताओ, फ्यूचर वैल्यू से। और पी को रिप्लेस कर सकते हो किससे बताओ, प्रेजेंट वैल्यू से। और ये जो आर अपॉन 100 वाला फैक्टर है ना, उसको हम फिर क्या कि फ्यूचर में आई बोलने लग जाएंगे। आज भी हमारे फॉर्मुलाज में हम आई बनाएंगे इस चीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच का कनेक्शन। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो ये फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मेट में है। और प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो यही वाला फैक्टर कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इज दैट ओके टिल हियर? ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं कि परपेचुइटी का क्या कर सकते हैं। परपेचुइटी का मीनिंग मेरे को रिकॉल कराओ क्या था, जो पेमेंट का स्ट्रिंग, ठीक है ना, जो पेमेंट का स्ट्रीम चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कभी भी जाके रुके ना। ठीक है ना। अब अगर किसी भी प्रेजेंट वैल्यू का, चाहे वो 2 रुपए का ही मान लो कि परपेचुइटी क्यों ना हो, प्रेजेंट वैल्यू नहीं सॉरी परपेचुइटी, किसी भी परपेचुइटी का चाहे वो 2 रुपए का ही परपेचुइटी क्यों ना हो, डू यू थिंक कि उसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई सेंस है?
₹1 का भी अगर परपेचुइटी होगा तो उसका फ्यूचर वैल्यू का आंसर क्या होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट इन्फिनिटी। पेमेंट कितने बार आएगा? इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। और चाहे वो कितने रुपए का भी आ रहा हो, एक रुपए का भी पेमेंट अगर आ रहा हो तो सबको ऐड करके उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो कोई भी परपेचुइटी किसी भी टाइप का हो, उसका फ्यूचर वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना होना चाहिए बताओ? इन्फिनिटी। इसीलिए वी शैल नेवर टॉक अबाउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी परपेचुइटी। बात करने का मतलब ही नहीं। आया बात समझ? मतलब क्या चीज का हो सकता है? प्रेजेंट वैल्यू। कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप पहले उससे रिलेटेड थोड़ा बातचीत करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। मैं फिर एक बार आपसे पूछ लूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी एंड एवरी परपेचुइटी, चाहे वो कोई भी अमाउंट का हो, क्या होना चाहिए बताओ? इन्फिनिटी। तो इसीलिए उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब सपोज करूं कि आपको 100 रुपया किसी ने प्रॉमिस करा कि जो हर साल आपको देगा फॉर एवर। 100 रुपया 1 साल बाद, 100 रुपया 2 साल बाद, 100 रुपया 3 साल बाद, 100 रुपया 4, 100 रुपया 5 साल बाद। ये आपको किसी ने प्रॉमिस कर दी और आप चाहते हो कि यार देखो, नहीं मतलब क्या कि आपके मन में लालच आ गई। वो बचपन में कहानी पढ़ा था ना कि एक मुर्गी है, सोने का अंडा देता है। आप सोच रहे कि नहीं, सारा पैसा हमको आज ही मिल जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो सारा का सारा पैसा है, ये आज के दिन में आपको प्रॉमिस है कि फ्यूचर में प्रॉमिस है? तो आप यदि इन सारे ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे एक सिंगल पैसा आज लेना चाहते हो तो आपको इतना ही मिलना चाहिए सबका सम, कि उससे थोड़ा कम मिलना चाहिए? अब वो जो कम कितना मिलना चाहिए, इसका कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? What should be the present value या the payment in lieu of all of these a single payment today here? ठीक है ना, वो कैसे हो सकता है? देख, ध्यान से सोचो। ये 100 रुपए 1 साल बाद, ये 100 रुपए 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, ये 4 साल बाद, ये 5 साल बाद, एंड सो ऑन। तो आपको करना क्या है कि वो जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमने देखा था ना, ये वाला, इससे इस पूरे स्ट्रिंग ऑफ पेमेंट की हर एक पेमेंट का हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सोच के देखो, सोचना, धीरे धीरे सोचना। ये वाले पेमेंट का अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब एक बार फॉर्मूला देख लो अच्छे से। दिस इज बेसिकली फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर n। ठीक है ना? तो ये जो पहला पेमेंट आपको 1 साल के बाद में मिलना वाला था, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10/100, कंसिडरिंग की डिस्काउंट रेट आपका 10% है। होल टू द पावर कितना रहना चाहिए? 1, क्योंकि इसका टाइम गैप 1 ही साल का है। कैलकुलेट करके उसका आंसर ही आ जाए, चलेगा? सेकंड पेमेंट आपको कितने साल के बाद में मिलने वाला था, और इसका जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या हो? ये फ्यूचर वैल्यू सेम डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर कितना रहना चाहिए? 2। कैलकुलेट कंप्लीट करोगे तो ये आ जाएगा। 3 साल बाद वाला जो मिलने वाला पैसा था आप, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर से वही पावर में 3 आ जाएगा। 4 साल के बाद वाला क्या होगा? ये। और ऐसे कर करके इन सारे का प्रेजेंट वैल्यू आप निकालो और इनका जो सम टोटल होगा ना, दैट मनी शुड बी पेड टू यू। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे के बिहाफ पे एक पेमेंट आप आज रिसीव करें। ये ये जनरल आइडिया है। इसको थोड़ा हम और जनरलाइज करते हैं। यहां पर जैसे मैंने वैल्यू, रेट, वेट सब बता दिया ना, अब क्या कि जनरल टर्म में बात करते हैं। तो आप देखो कि ये देखने में कैसा हो। ये तो इसके लिए बताया मैंने आपको, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है ना? और खास बात ये है कि अगर आप एग्जैक्टली वैल्यूज पे ना जाओ, क्योंकि सारा वैल्यू निकाल पाना तो पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट टर्म्स, राइट? तो आप अगर बस इन फ्रैक्शंस को देखो अच्छे से, ठीक है, तो क्लास 11 का एक आइडिया था इनफाइनाइट जीपी का, ये उसको रिजेंबल कर। आपको ये सब कुछ करना नहीं, परेशान मत हो। मैं बस आपको क्या है कि बेस बता रहा हूं कि ये सब आ कहां से रहा है। क्लियर है मेरे ख्याल में? और इसको हम चाहें तो किससे सॉल्व कर सकते हैं बताओ? इनफाइनाइट जीपी से। उसका आंसर क्या था? ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा सा चीज को जनरलाइज कर रहा हूं, देखो कि मान लो कि आपको जो पेमेंट मिल रहा था वो कुछ आर 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 अमाउंट का है, दैट आर में बी एनीथिंग। ये 1 साल बाद का, ये 2 साल बाद का, ये 3 साल, 4 साल, 5 साल, इनफाइनाइट चलेगा। अब अगर इन सारे के बिहाफ पे एक पेमेंट आपको आज चाहिए, यहां चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे आ सकता है बोलो? कि आप सबका क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू। इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर 1। इसका क्या होना चाहिए? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई होल टू द पावर 2। इसका क्या होना चाहिए थर्ड वाले? आर बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर 3 एंड सो ऑन। अब इन सारे में से आर को कॉमन निकाल लो और फिर से ये अंदर वाला चीज आपको क्या दिखेगा बताओ? इनफाइनाइट जी। इसको सॉल्व कर कुरा के एक ग्रैंड फॉर्मूला आता है ये वाला। अब ये आता है, कैसे आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाओ, फट से ये अपने आप आ जाएगा। आया बात समझ? लेकिन हमको ये कहानी याद रखने का जरूरत नहीं, कहानी बस आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि अचानक से कुछ एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये है वो फॉर्मूला
मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद में ये निकलेगा बेसिकली। चलेगा मेरे ख्याल में? ठीक है, यहां तक सब कुछ। ये वाला फॉर्मूला है, अब इसमें समझो पी का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ ऑल द पेमेंट्स दैट यू आर सपोज टू रिसीव इन फ्यूचर। सारा पेमेंट ये जो मिलने वाला था आपको, इन सारे पेमेंट के बिहाफ पे एक सिंगल पेमेंट अगर आप यहां रिसीव करना चाहते हो, उसके लिए क्या सिंबल होगा हमारे पास में, बताओ, पी। ठीक है, इस पी का वैल्यू आर डिवाइडेड बाई आर, वेयर आर मींस स्ट्रिंग ऑफ पेमेंट जो आपको मान लो कि रेगुलरली मिलने वाला। आई का मतलब वापस से आपके लिए हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के इंटू 100। के का मतलब यहां पर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट इन 1 ईयर। मतलब अगर सपोज करें कि एनुअली काम चल रहा है तो के का वैल्यू कितना होगा 1, हाफ ईयरली चल रहा है तो, क्वार्टरली चल रहा है तो, मंथली चल रहा है तो, डेली चल रहा है तो 365। चलेगा मेरे ख्याल में? तो ये आपके के का अंडरस्टैंडिंग हो गया, और बाकी पी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आई। यहां पर अगर आपने नोटिस करा तो ये कौन सा सिचुएशन है, प्रीपेड की पोस्टपेड? पहला पेमेंट कहां हो रहा है, बिगिनिंग में कि 1 साल बाद? 1 साल बाद। अब अगर सपोज करो कि मैं प्रीपेड को डिस्कस करना चाहूं तो एक आर यहां पे और आया होगा, ठीक है। तो अगर पोस्टपेड का ये फॉर्मूला है तो प्रीपेड वाले सिचुएशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एक आर और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो ये हो गया आपका प्रीपेड का फॉर्मूला, सॉरी पोस्टपेड का फॉर्मूला, और ये हो गया आपका प्रीपेड का फॉर्मूला। आपको बेसिकली बस ये दो फॉर्मूला याद रखना है, यहां पर आने वाले सारे लेटर्स का ढंग से मीनिंग याद रखना। मैं दोबारा पूछूंगा, पी का प्रेजेंट ऑल द पेमेंट्स दैट यू आर सपोज टू रिसीव इन फ्यूचर। आर का मतलब क्या हो गया, रेगुलर इंटरवल पे जो अमाउंट आपके पास में आना चाहिए था उस अमाउंट का वैल्यू, ठीक है ना। आप इसको क्वेश्चंस में ऐसे डिस्टिंग्विश करना कि सिंगल पेमेंट का जब बात होगा ना, वो हमेशा पी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो पेमेंट बार बार जिस अमाउंट को आप रिपीट करोगे वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई का मतलब आपके लिए हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के इंटू 100, वेयर के मींस कि 1 साल के इंटरवल में आप कितने बार पेमेंट करो। चलेगा मेरे ख्याल में? चलो यहां से कॉपी करना स्टार्ट करो आप। इस वाले पेज को ना पूरा कॉपी कर लेना, हाँ एज इट इज। चलो ये होने के बाद में आप प्रीपेड बोल के कॉपी करो, इसमें केवल फॉर्मूला कॉपी कर लेना, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम ही है सारा का सारा। चलो आओ आगे बढ़े। ये पहला क्वेश्चन है, देखो फटाफट। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ₹1000 made at the end of every 6 months continuing forever if the money is worth 8% per annum compounded semi-annually। अच्छा देखो यहाँ ध्यान से देखो, गड़बड़ मत करना, पढ़ा रहे का पढ़ा भी दिया फिर समझ में भी नहीं आया। सब लोग मेरे साथ एक बार देखो, थोड़ा पढ़ो। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ₹1000। इस लैंग्वेज से आपको क्या फील आ रहा है कि ये पेमेंट रिपीट होगा, ये एक ही बार रिपीट होगा? तो रिपीट होने वाला जो पेमेंट है वो हमेशा कौन होगा, कैपिटल आर। मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, तो एंड वर्ड देख के हमको लगा कि पोस्ट पेड, ठीक है ना। एवरी 6 मंथ एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर, तो इससे पता चला कि परपेचुइटी का बात चल रहा है। इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम, मतलब ये आर हो गया आपका, कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब के का वैल्यू कितना हो गया 2। अब आप अपने फॉर्मूले के हिसाब से सारे रॉ मटेरियल को ढूंढो, तो आर का वैल्यू मेरे ख्याल में 1000, आई का वैल्यू ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई, इट शुड बी के इंटू 100, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू आर का वैल्यू 8, के का वैल्यू 1 क्योंकि एनुअली है, अपॉन 100, सो इट इज 0 पॉइंट, अच्छा सॉरी सेमी एनुअली है ना, सो 2 इंटू 100, सो ये कट के मेरे ख्याल में 4, फिर 0.0। चलेगा यहां तक? अब पोस्टपेड कनेक्शन के हिसाब से आपका फॉर्मूला था पी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आई। आर का वैल्यू आपके हिसाब से 1000 डिवाइडेड बाय ये वाला, इसको मैं 4/100 ही कर देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 100/4, काटा कुटी करके ये 25, और आपका आंसर 25,000। देखो क्लियर है? डन। चलो 25,000 आना भी चाहिए था।
नेक्स्ट पढ़ो फटाफट और खुद से ट्राई कर लो तो एक बार। देखो तो यहाँ पे व्हाट सम ऑफ मनी इज नीडेड टू इन्वेस्ट नाउ, यहाँ एक बार देखना थोड़ा ध्यान से। व्हाट सम ऑफ मनी इज नीडेड टू इन्वेस्ट नाउ सो एज टू गेट ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये 5,000 रिपीट हो रहा है कि फिक्स एक ही बार मिलेगा? लैंग्वेज के हिसाब से रिपीट, और रिपीट वाला पैसा पी बनेगा कि आर बनेगा? तो ये आर हो गया। आप एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग वर्ड देख के क्या हो गया? ये प्रीपेड हो गया। और इफ द मनी इज वर्थ 6%, यानी कि ये आर हो गया आपका पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो मतलब के इक्वल्स टू क्या देना है आपको? 12। नाउ आर इज इक्वल्स टू 5,000 कॉमा आई इज इक्वल्स टू क्या? स्मॉल आर बाई के इंटू 100। दिस इज इक्वल्स टू 6/12 इंटू 100। सो ये कितना? 2। 1/2 का मतलब 0.5 और अपॉन में, या इसको ऐसे रहने दो, छोड़, फ्रैक्शन में रहने दो। 1 बाय कितना आ जाएगा? ये 200। और सिंस प्रीपेड है तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? आर प्लस आर बाई आई। सो दिस इज इक्वल्स टू आर के जगह पे 5,000 प्लस 5,000 अपॉन में 1/200, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 5,000 इंटू 200। सो 5,000 प्लस ये कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो अल्टीमेटली कितना आया? 10,05,000 का आंसर होना चाहिए। देखो ठीक है क्या? कितने लोग आ गए? मोस्टली गुड। इसको ट्राई करो। देखो यहां देखो, एट व्हाट रेट, मतलब आर ही गायब है आपके लिए, ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ इतना पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ बी इतना। अच्छा, इसमें कौन क्या बनेगा बताओ? वो 500 क्या बनेगा? आर। और ये 10,000 क्या बनेगा? ये आर हो गया, ये पी हो गया। और एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, एंड का मतलब पोस्ट पेड, मतलब पोस्ट, और 6 मंथ से रिलेटेड के इज इक्वल्स टू 2। बाकी आप अपना रॉ मटेरियल रेडी करो। तो आर इक्वल्स टू 500, आई इज इक्वल्स टू आर बाई के इंटू 100, जो कि हो जाएगा आर बाई आपके लिए 200, और पी इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 10,000। ठीक है, सो फॉर्मूला आपका पी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आई। पी का वैल्यू 10,000 इज इक्वल्स टू आर के जगह पे और अपॉन में आर बाई 200। अब ये 200 को वहां ऊपर कर दो आप। सो 10,000 इक्वल्स टू 500 इंटू 200 अपॉन में आर। मेरे ख्याल में 1 2 3 4 ये कट गया आपका, और आर इक्वल्स टू 10%। ये आपका आंसर। देखो क्लियर है? डन, सबका आ गया। हेडिंग लिख लो नेक्स्ट, एक्सरसाइज 12.1, और करो, ट्राई करो इसको। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ 900 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अच्छा, जैसे ये पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर बोला, इमीडिएटली ये पी हो गया कि आर हो गया? आर हो गया। एंड मतलब पोस्ट पेड। और फिर इफ द मनी इज वर्थ ये, तो आर का वैल्यू आपका ये हो गया, और एंड ऑफ ईच ईयर बोल रहे तो के इक्वल्स टू कितना? 1। ये सोचने का तरीका है आप। बाकी आर इक्वल्स टू 900, आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन के इंटू 100। सॉल्व करने पे 5 अपॉन के का वैल्यू 1 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 5/100। फाइनल आंसर पी इज इक्वल्स टू, सॉरी, आर अपॉन आई विच इज इक्वल्स टू 900 बाई 5/100 इक्वल्स टू 900 इंटू 100 अपॉन 5, काटा कुटी करके सही बात है 20, तो फिर
18,000। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। अच्छा देखो, डिस्कस ही कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी 600 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये हो गया आर। एंड द पोस्ट ईच क्वार्टर, इससे के इक्वल्स टू 4। इफ द मनी इज वर्थ 6% पर एनम, मतलब ये आर होगी। तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 600, आई इज इक्वल्स टू 6/4 इंटू 100। ऐसे ही छोड़ दो इसको। सो पी इज इक्वल्स टू आर बाई आई, तो 600 अपॉन 6/4 इंटू 100, दिस इज इक्वल्स टू 600 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन में 6, काटोगे तो ये 100 और अल्टीमेटली 40,000। डन। अच्छा नेक्स्ट देखो, देखो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ₹300 पेबल इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। तो ये हो गया आर, बिगिनिंग मतलब प्रीपेड, 6 मंथ मतलब के इक्वल्स टू 2, एंड मनी इज वर्थ 6% मतलब ये आर होगी। अच्छा इस बार सीधा मैं फॉर्मूला में बिठाता हूं इसको। P इक्वल्स टू आर बाई आई। सो अच्छा प्रीपेड है, सॉरी, P इज इक्वल्स टू आर प्लस आर बाई आई। सो P इक्वल्स टू 300 प्लस 300 अपॉन में क्या 6/2 इंटू 100। सो 300 प्लस 300 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन में 6, 3 और ये वाला 100। सो अल्टीमेटली वहां से 10,000 और ये हो जाएगा 10,300। इसको ट्राई करो। देखो एक बार, प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी ऑफ रुपीज इतना पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो ये आपका काइंड ऑफ यहां पर भी शायद आ रही है। और एंड ऑफ 6 मंथ मतलब पोस्ट विथ के इज इक्वल्स टू 2। इफ द मनी इज वर्थ इतना मतलब आर, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो वही के इक्वल्स टू 2, और एंड बोला तो पोस्टपेड है। सो पी इज इक्वल्स टू आर बाई आई। पी इक्वल्स टू आर मतलब 18,000 डिवाइडेड बाई आई के केस में 8/2 इंटू 100। अच्छा 18,000 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन में 8। तो एक बार काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला 4 और ये वाला 25। कितना आ रहा है प्रोडक्ट आप लोग का? 4,50,000, 50,000। बढ़ू, इसको ट्राई करो। देखो ये क्या कह रहा है कि व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर एवर। ठीक है ना? तो ये क्या पैसा आएगा वो पूछ रहे हैं। तो कैपिटल आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इफ ₹72,000 एज अ सिंगल पेमेंट इज केप्ट इन बैंक विच अर्न्स इतना पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब के इक्वल्स टू 2, इसका मतलब स्मॉल आर, फिर एंड ऑफ एवरी 6 मंथ मतलब पोस्ट पेड। ठीक है, और ये हो गया आपका पी। लिखो P इज इक्वल्स टू आर बाई आई। सो P के जगह पे 72,000 इज इक्वल्स टू आर के जगह पे 8 नहीं, सॉरी क्या कर रहा हूं, ये कैपिटल आर होगा। सो आर डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ठीक है क्या? दिस एम्प्लाइज 72,000 इक्वल्स टू आर इंटू 200 बाई 8। तो एक तो 4 से इसी को काट सकते हो शायद, क्या 4 से काटोगे तो ये 100 और ये वाला 2, 50 आएगा क्या?
और 50 से इसको काट दोगे तो 5 से काटो इसको, कितना आएगा ये वाला? 1 2 4 0। लिखो R इक्वल्स टू 1240। कहाँ पे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये कट के कितना आएगा? 25। और 25 से उसको काट दो तो 2887। ठीक है। देखो इसको देखो, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ इतना पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर भी इतना। ये 24,000 क्या हो जाएगा आपके लिए? P। ये क्या हो जाएगा? R। फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर के हिसाब से K इक्वल्स टू 4। एंड बोला है तो पोस्टपेड। और व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R गायब है आपके लिए, लेकिन P इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई I। P का मतलब 24,000 इज इक्वल्स टू R का मतलब 300, और I की जगह पर यू कैन रिप्लेस R डिवाइडेड बाई K की जगह पे 4 इंटू 100। So this implies 24,000 is equals to 300 into 400 divided by R। अच्छा, 0 0 तो काट लो 2 बाकी फिर वहां से कितना आ जाएगा? 1200 ना। तो 240 इज इक्वल्स टू, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या फिर से? कहाँ? ठीक है, राइट ही लग रहा है फिर। यहां से 1200 और अपॉन R। सो R इक्वल्स टू 1200 अपॉन 240, और कैंसिल करोगे तो शायद दिस इम्प्लाइज R इक्वल्स टू 5%। हो गया? इसको ट्राई करो। देखो, a man wants to deposit a lump sum amount so that annual scholarship of rupees 3,000 is paid। ठीक है ना? Rate of interest इतना, calculate the lump sum amount required if the scholarship is to start at the end of this year and continue forever। देखो, स्कॉलरशिप के बारे में ऐसा बोला है कि वो इस साल से स्टार्ट होगा और वो हर साल चलता रहेगा, और स्कॉलरशिप के नाम पे आपको इतना पे करना है। तो ये पेमेंट रिपीट होगा कि ये फिक्स रहेगा? ये रिपीट होगा। तो उस हिसाब से फिर इसको क्या बनना पड़ेगा? आर। और कह रहा है कि इस टाइप का स्कीम चलाने के लिए आज बैंक में कितना पैसा डाल दोगे तो ये चीज चलता जाए। मतलब आप समझना ध्यान से, ये कह रहा है कि एक स्कॉलरशिप स्कीम हमको चलाना है, ठीक है, जिस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हम हर साल जो है वो अवॉर्डी को 3,000 रुपए देना चाहते हैं। इस साल के एंड में भी देंगे, अगले साल के एंड में भी देंगे, उसके अगले साल के एंड में भी देंगे, बार बार देते रहे। और वो जो देने वाला पैसा का अमाउंट है वो कितना है? 3,000। अब मेरे को पूछ रहा है कि मैं अगर इस स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर करना चाहता हूं, तो उन सारे फ्यूचर के पेमेंट के बिहाफ पे मैं आज बैंक में जाके एक बार कितना पैसा डाल दूं, सो दैट कि ये चीज चलता रहे। आया क्वेश्चन समझ? तो ये जो 3,000 वाला पेमेंट है वो बस आज एक बार मैं करके छोड़ दूंगा कि ये बार बार होता रहेगा? तो ये कौन बनेगा? आप आर बनेगा। इसके रिस्पेक्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है? पी। ठीक है, और बाकी सारा चीज को थोड़ा पढ़ो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये हो गया तो ये आपका स्मॉल आर हो गया। कैलकुलेट द लमसम अमाउंट मतलब पी क्वेश्चन मार्क। एट द एंड बोला है तो पोस्ट। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चाहिए क्या हम लोग को? बार बार एंड ऑफ द ईयर है ना, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1। लिखो, P इज इक्वल्स टू R बाई आई। P का वैल्यू यू आर ट्राइंग टू सर्च इज इक्वल्स टू R का वैल्यू 3,000 अपॉन I का वैल्यू 5 बाई ईयरली ही है तो 1 इंटू 100। दिस इज इक्वल्स टू 3,000 इंटू 100 अपॉन 5
काटा कुटी करोगे तो 20 और कुल मिला के आ जाएगा आपके 60,000। कहने का मतलब कि आज अगर आप एक बार 60,000 डोनेट कर देते हो तो 3-3 हजार का स्कॉलरशिप आप ईयर ऑन ईयर देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, कॉपी करना हो गया सबका, ठीक है। 8 नंबर देखो, what sum of money invested now would establish a scholarship of rupees 5,000 which is to be awarded at the end of every year forever if the money is worth 8% per annum? सेम ही है, कर लो तो खुद से। P is equals to R by I which is equals to 5,000 अपॉन I के जगह पे 8% है इस बार, 8 by 1 into 100, दिस इज इक्वल्स टू 5,000 into 100 अपॉन कितना 8, 4 से काटोगे तो ये 2 और ये वाला 25 और 2 से इसको काट दोगे तो मेरे ख्याल में 2500, बाकी मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है तो 62500, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 62,500, ठीक है। इसको देखो, ₹2,50,000 कैश इक्विवेलेंट इज, मतलब कैश इज इक्विवेलेंट टू परपेचुइटी ऑफ इतना पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्वार्टर। तो आर पूछा हुआ आपसे, स्मॉल वाला शायद, ये वाला पैसा क्या बनेगा आपका पी, ये क्या बनेगा आपका आर, स्मॉल आर आपसे पूछा हुआ है। कन्वर्टेबल क्वार्टरली का मतलब के इक्वल्स टू 4 और एट द एंड का मतलब पोस्ट पेड, ठीक है। लिखो P इज इक्वल्स टू R बाय I, सो P इज इक्वल्स टू 2,50,000 इज इक्वल्स टू R के जगह पे 7,500 अपॉन I के जगह पे R बाय 4 into 100, so all together 2.5 लाख इज इक्वल्स टू 7,500 into 4 into 100 अपॉन में R, जीरो तो काट लो, ठीक है। बाकी यहां से निकला आपके पास में R इक्वल्स टू 75 into 4 अपॉन 25, ठीक है ना। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, 25 से काट लो तो 1 और 3, सो R इक्वल्स टू 12%, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, खुद से करो। चलो एक बार करके भी देख लेते हैं। ये 20,000 क्या हुआ आप लोग के लिए, ये 1,500 क्या हो गया आर, और बाकी पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, तो के इक्वल्स टू 2, तो इसके चक्कर में पोस्ट पेड, ठीक है। सो पी इज इक्वल्स टू आर बाई आई, दिस एम्प्लाइज 20,000 इज इक्वल्स टू 1,500 बाई स्मॉल आर बाई 2 into 100, this implies 20,000 is equals to 1,500 into 2 into 100 by R, 4 जीरो कट जाएगा, सो R इक्वल्स टू 15 into 2 by 2, ये कट गया, R इक्वल्स टू 15, ठीक है। चलो इसके साथ में परपेचुइटी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक सिंकिंग फंड, वो अगले क्लास देखेंगे।